नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा। क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दंत विहीन कर दिया है? आप ये जरूर कहेंगे कि ये किस तरह का प्रश्न होगा, लेकिन दो ऐसे निर्णय आए हैं जिनके आदेश में ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि निश्चित तौर पर इन निर्णयों के सहारे माननीय न्यायालय ने सरकार को दंत विहीन कर दिया। राज्यपाल को समय सीमा में बांधने व राष्ट्रपति की भी समय सीमा को स्पष्ट करने को लेकर भी जिस तरह का रुझान माननीय न्यायालय ने दिखाया है, वो पहले से ही इस बात की ओर इंगित करता था कि निश्चित तौर पर आप राज्यपालों की मनमानी नहीं चलेगी और वो बिना किसी कारण को किसी भी सरकार द्वारा पारित बिल को लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे। वक्फ संशोधन बिल जैसे कि अप्रैल माह में बड़ा धूम धड़ाके के साथ लाया गया था, जिसको लेकर सदन में बहस भी हुई और तमाम आपत्तियों के साथ इसे माननीय न्यायालय में भी चैलेंज किया गया। हालांकि अभी माननीय न्यायालय ने अंतिम आदेश नहीं सुनाया है, लेकिन जिस तरह का अंतरिम आदेश दिया है वो ये दिखाने को काफ़ी है कि अगर ऐसा ही करना है तो सरकार को टारगेटेड रूप से वक्फ संशोधन बिल लाने की ज़रूरत ही आखिर क्या थी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने वक्फ संपत्तियों को घोषणा को लेकर जिलाधिकारी को अधिकार देने की बात कही थी, न्यायालय ने उस पर रोक लगाई और वक्फ वो कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला हो। इस समय सीमा पर भी माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है और अल्पसंख्यक संस्था में गैर अल्पसंख्यकों के जरिए उसका स्वरूप बिगड़ने की सरकार की मंशा को भी न्यायालय ने रोक लगाई है। हालांकि उन्होंने पूरा वक्फ संशोधन बिल को कैंसिल नहीं किया या खारिज नहीं किया, लेकिन सर्वाधिक प्रावधानों पर रोक लगाकर ये दर्शाने का प्रयास किया है कि आखिर माननीय न्यायालय सरकार को किस प्रकार के बंधन में बांधती जा रही। धार्मिक और अल्पसंख्यक स्वरूप बरकरार रहे, इसको लेकर राज्य जो बोर्ड होंगे वक्फ के, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 सदस्य गैर अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, जिनमें कि 2 महिलाएं जरूरी होंगी और जो केंद्रीय वक्फ समिति होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग गैर अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे, लेकिन मुख्य इसके कर्ता धर्ता मुस्लिम वर्ग से ही होगा। तो लिहाजा माननीय न्यायालय ने इन प्रावधानों पर रोक लगाई, जिसको लेकर सदन से लेकर कानूनी रूप से भी
इन प्रावधानों पर आपत्ति की गई थी। वर्क बाय यूजर पर भी इसका प्रावधान माननीय न्यायालय ने रखा है। इस तरह से, और जो अभी कुछ दिनों पूर्व चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया था, जिसको लेकर ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि चुनाव में मतदाता को सूची को बनाना, SIR कराना और उस प्रक्रिया का स्वरूप क्या हो ये तय करना चुनाव आयोग का ही काम है। न्यायालय अगर इस संबंध में कोई आदेश पारित करता है तो वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम होगा। तो कल माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को ठीक करता है तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अगर वो संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी संविधान का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना न सिर्फ सुनवाई करेगी बल्कि अपना निर्णय भी दिखाई देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बिहार में आपने उन गलतियों को नहीं सुधारा और आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी तो वो पूरी SIR प्रक्रिया को खारिज कर देंगे। और इसका जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये न सिर्फ बिहार तक सीमित होगा बल्कि इस पूरे देश में जो आप प्रक्रिया कराने की सोच रहे हैं उस पूरे पर ये प्रभावी होगा। निश्चित तौर पर अगर निर्वाचन आयोग को भी न्यायालय इस कटघरे में खड़ा करता है, और ये आप नहीं कहिए कि वो उन्होंने सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर किस प्रकार के निर्णयों को कर रहा ताकि सत्ताधारी दल को या भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से इसका फायदा मिले। 2 जनहित याचिकाएं भी आई थी, जैसा आपको ध्यान होगा, एक बनतारा प्रोजेक्ट को लेकर जिसमें कि अडानी परिवार के लोग इसमें फंस गए थे या फंसाए जा रहे थे, उसको भी माननीय न्यायालय ने उसको गलत माना है और उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लिहाजा उनने इसको सुनने से भी इनकार किया। और दूसरा मुद्दा पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का था, जिसको लेकर नितिन गडकरी के पुत्र की कंपनी कटघरे में खड़ी थी। और इसको, इन दोनों चीज़ों को कौन करा रहा था, भले ही ये जनहित याचिका के माध्यम से आई हों, लेकिन सरकार इसके पीछे खड़ी थी, इस बात से कोई इनकार नहीं करे। और इस याचिका को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के काबिल नहीं समझा। एक तरह से ये 4 ऐसे आदेश माननीय न्यायालय के जरिए आए हैं, वो ये दिखाने को पर्याप्त हैं कि अगर ये आदेश वास्तव में लागू हुए और इसका असर ज़मीन तक पहुंचा तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और सरकार, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, दंत विहीन बना दिया है। निश्चित तौर पर सरकार इस संबंध में कुछ भी नहीं कर पाएगी और वास्तव में जो लोकतंत्र में होना चाहिए वही सब बातें आपको होती हुई दिखाई देंगी।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।